नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है शोध परियोजना या रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। मित्रों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें अंग्रेजी में स्लाइड्स बना के डाली थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ये मांग की कि हिंदी में भी इस पे एक वीडियो डालें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बीए और एमए की जो नई शिक्षा प्रणाली है, तो नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रिसर्च प्रोजेक्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है, बीए में भी और एमए में भी। तो उसी के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके, और अपने कमेंट्स भी अवश्य दें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रोजेक्ट बनाना एक प्रकार का अकादमिक लेखन है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग कई तरह की होती है। अब जैसे कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई पाठ्य पुस्तक लिखता है, कोई रिपोर्ट लिखता है, किसी को निबंध में रुचि है। आप देखिए, अदालतों में जो लेखन होता है उसको कानूनी लेखन बोलते हैं, वो अलग तरह से लिखा जाता है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में जो लेखन होता है उसको व्यावसायिक लेखन कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो लेखन विधा में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी भिन्नता है, विभिन्नता है। तो लेखन की इन विभिन्न शैलियों में से प्रत्येक का अपना एक कैरेक्टर है, प्रत्येक का अपना एक चरित्र है। यहाँ हम प्रोजेक्ट राइटिंग की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट राइटिंग जो है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक एकेडमिक राइटिंग है या अकादमिक लेखन है, यानी जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरह की राइटिंग में दक्ष होना, स्किल्ड होना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। साथियों, प्रोजेक्ट राइटिंग की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, एक अपनी स्टाइल होती है, अभिव्यक्ति और शब्दावली होती है। तो प्रोजेक्ट लेखन के कौशल सीखे जा सकते हैं, आप इसमें स्किल्ड हो सकते हैं, और जो कोई भी अपने एकेडमिक लेखन में सुधार करना चाहता है वह ऐसे कौशल हासिल कर सकता है। इसके लिए जो आवश्यकता है वो ये है कि आप में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप हमेशा ये विश्वास से लबरेज हों। आप सदैव ये सोचें कि मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, मैं इस विषय पे जो आपको टॉपिक अलॉट हुआ है उस विषय पर अच्छी से अच्छी सामग्री एकत्र करना चाहूँगा और उसको नए ढंग से लिखने का प्रयास करूँगा। उसमें मैं अपनी स्टाइल से लिखूँगा, अपनी शैली से लिखूँगा, मैं किसी की नकल नहीं करूँगा। मैं हूबहू, आजकल इंटरनेट वगैरह का ज़माना है, तो ऐसा नहीं करूँगा कि मैं उसको उतार के लिख दूँ। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि बहुत अच्छे ढंग से, अपने तरीके से, अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपनी स्टाइल से आप प्रोजेक्ट लेखन कर सकते हैं, और ये स्किल आपके अंदर आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्किल नहीं है, आप सभी के अंदर बहुत सारी स्किल है, बहुत सारी क्षमता है, बस उसको बाहर निकालने की बात है। और ये अवसर है आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी क्षमता को दिखाने का। मित्रों, शोध प्रबंध या परियोजनाओं के कई प्रकार होते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक डिग्री शोध परियोजना की शब्द सीमा 10,000 शब्द रखी गई है, और इसी तरह से जो मास्टर डिग्री है यानी स्नातकोत्तर, उसमें 15,000 शब्द अपेक्षित हैं। तो यानी मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 35-40 पेज के आसपास, 50 पेज आपका सब सारा कवर वगैरह मिला करके लगभग इसके आसपास हो जाएगा सब चीज़। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी तथा और भी विषयों में प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य भाग के रूप में शोध परियोजना की तैयारी
करनी है और इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं, उन बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं जिन्होंने कभी प्रोजेक्ट बनाया नहीं। आजकल पब्लिक स्कूल्स वगैरह का ज़माना है, तो जो बच्चे पब्लिक स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ उनको 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से ही प्रोजेक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनसे किसी छोटे विषय पे 4-5 पेज का प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वहाँ इतनी सुविधा नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, तो इसलिए महाविद्यालयों में आने के बाद जो है उनको नए सिरे से हर बात को सीखनी पड़ती है। लेकिन इसमें ये इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है कि आप उसका सामना न कर सकें। अगर आप अपने सुपरवाइज़र के, अपने टीचर्स के संपर्क में रहेंगे तो हर चीज़ सरल है। लेकिन अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, उनके संपर्क में नहीं रहते हैं, तब इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी और आप उसके लिए तैयार रहिए। तो इसलिए पहली टिप मैं आपको यही दे रहा हूँ कि आप अपने शिक्षकों के, खास करके जिनके निर्देशन में आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, उनके संपर्क में हमेशा रहिए। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप उनसे रोज़ मिलिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उनको आप दिखाते रहिए। साथियों, जैसे मैंने कहा कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, रोमांचक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो बेकार में परेशान हो रहा था। क्या ऐसा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरेस्ट लीजिए। देखो, कोई भी काम होता है, कोई भी काम हम तभी पूर्ण कर पाते हैं जब हम उसमें पूरा इंटरेस्ट लें, जब हम उसमें अच्छी तरह से रुचि लें, उसमें डूब जाएं अच्छी तरह से। हम ये प्रयास करें कि हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और साथ ही साथ ये बहुत ही रोमांचक भी है। आप आह्लादित होंगे जब आपका काम पूरा हो जाएगा, तो आप अपने काम को देख करके रोमांचित होंगे, आह्लादित होंगे। आपको ये लगेगा कि अरे ये काम मैंने किया है। निश्चित रूप से आप सभी में क्षमता है और अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपनी क्षमताओं को पहचान करके पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे दिलचस्पी के साथ आप कार्य को कीजिए। पर्याप्त मात्रा में डेटा जब आपका एकत्र हो जाएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आप प्रोजेक्ट राइटिंग करेंगे तो ये काम जो है वो बड़ा ही रोमांचकारी होता है, बड़ा ही आनंद देने वाला होता है, बहुत ही आह्लादित करने वाला होता है। तो आप इससे वंचित न हो। मित्रों, अब यहाँ हम बात करेंगे पर्यवेक्षक की, जिसे आप कहते हैं रिसर्च सुपरवाइजर। तो आपका जो पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक वह व्यक्ति है जो आपकी शोध योजना या प्रस्ताव के विकास, शोध के संचालन, शोध के प्रबंध लेखन पर आपको सलाह देगा। यानी आप ये कह लीजिए कि वो आपका सुपरवाइजर ही आपका चीफ एडवाइजर है। हर चीज़ में आपकी मदद करेगा। योजना कैसे बनाएं प्रोजेक्ट की, अपने उसकी संरचना हम कैसे करें, उसकी डिज़ाइन कैसे बनाएं, उसकी कार्य प्रणाली यानी जो उसकी रिसर्च मेथोलॉजी होगी वो कैसी होगी, इन सब पे आप उससे विस्तार से डिस्कशन कीजिए, विस्तार से चर्चा कीजिए और आपको बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देगा। पर्यवेक्षक जो हैं वो बहुत ही अनुभवी होते हैं और उनके पास अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी के लिए जितना ज्ञान होना चाहिए, जितना कौशल होना चाहिए, वो सब होता है, उससे वो भरपूर होते हैं। बड़ी परियोजनाओं के लिए कई बार बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिनमें ढेर सारे विद्यार्थी एक टीम के रूप में काम करते हैं, शोधार्थी, और तो पर्यवेक्षकों की भी या सुपरवाइजर्स की भी एक टीम की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ बीए और एमए में आप टीम के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप अकेले काम कर रहे हैं, सोलो काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पर्यवेक्षक से निरंतर संपर्क करते रहिए, उसके संपर्क में रहिए और प्रारंभ से ही जिस दिन आपको टॉपिक अलॉट हो या जिस दिन आपने कोई टॉपिक चुना, उसी दिन से आप शोध योजना का जो प्रपोज़ल है वो कैसे बनाएं, कैसे जो है हम उसका संचालन करें, कैसे हम प्रबंध लेखन करेंगे, हर चीज़ के बारे में आप उससे सलाह लेते रहिए। अगर आप उसके संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। साथियों,
आइए हम आपको बताते हैं कि जो रिसर्च सुपरवाइज़र हैं वो कैसे आपकी मदद करते हैं, उनकी भूमिका जो है, उनका रोल क्या होता है। अब देखिए, पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स में लिख दिए हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, जिन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इनका चिंतन कर लीजिए, इनका मनन कर लीजिए कि आपको जब अपने सुपरवाइज़र के पास जाना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए, उनकी भूमिका क्या होती है। छात्र को या शोधार्थी को विस्तृत शोध प्रस्ताव विकसित करने में मदद करना, अनुसंधान, डिजाइन, डेटा संग्रह और विश्लेषण पर सलाह प्रदान करना, थीसिस या जो प्रोजेक्ट राइटिंग है लिखने में छात्र का मार्गदर्शन करना, मौखिक परीक्षा के लिए संभावित परीक्षकों को नामांकित करना, विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा की तैयारी के बारे में सलाह देना। अनुसंधान और पर्यवेक्षक के बीच का संबंध बहुत ही लाभप्रद हो सकता है, कभी कभी जटिल और कठिन भी हो जाता है। जटिल और कठिन कब होगा? जब आप उसकी बातें नहीं मानेंगे, जब आप उसको सुनेंगे नहीं, जब आप उसकी अवज्ञा करेंगे, जब आपको पर्यवेक्षक आपका बुलाएगा और आप नहीं आएंगे, आप नेग्लेक्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपसे चिढ़ जाएगा और आपका जो संबंध है वो खराब हो जाएगा और उसका आपको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए पर्यवेक्षक और छात्र के बीच एक प्रभावी संबंध होना चाहिए, जो कि आवश्यक है। और पर्यवेक्षक के और भी कुछ कार्य हैं। अनुसंधान परियोजना का लेखन मौलिक होना चाहिए। शोधकर्ता को अपने काम में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए, ये बिना पर्यवेक्षक की सहायता के नहीं होगा। बौद्धिक चोरी या साहित्यिक चोरी से आप सावधान रहें। अकादमिक लेखन बहुत स्पष्ट और सटीक। बौद्धिक चोरी का मतलब यह है कि आपने इंटरनेट से उतारा और लिख दिया, आपने विकिपीडिया खोला और अपने टॉपिक पे सारा का सारा उतार दिया, आपने बहुत सारी पुस्तकें इंटरनेट पे पढ़ी हैं, बहुत सारे लेख पढ़े हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, आपने उनको हूबहू उतार दिया, वहाँ से आपने रेफरेंस एक्ट चुरा लिए, वहाँ से आपने बिब्लियोग्राफी चुरा ली। तो ये बौद्धिक चोरी होती है और इसमें पकड़े जाने पर आपको नुकसान होगा। तो शोध प्रबंध लिखते समय विभिन्न प्रकार के तर्क, अनुमान, निष्कर्ष और प्रस्ताव शामिल करना सामान्य बात है। यानी कि जब आपको जो भी टॉपिक मिला हुआ है उसमें आप अपने तर्क दीजिए, आपका क्या लॉजिक है किसी टॉपिक के बारे में, दूसरों ने जो लॉजिक दिया है आप उससे कितने सहमत हैं। अगर आप असहमत हैं तो आप अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। बहुत सारी बातें अनुमान पे आधारित होती हैं, तो उनका अनुमान, सही अनुमान लगाइए। निष्कर्ष आपका एकदम सही होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं वो बिना आप सुपरवाइज़र की सहायता के नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तथ्यों का संश्लेषण कैसे करें, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्स। सिंथेसाइज कैसे करें, हम तथ्यों का संश्लेषण कैसे करें। सबसे बड़ी चीज़ तो यह, पहले आपको सामग्री का चयन करना पड़ता है इसके लिए, यानी जिसे आप डेटा कलेक्शन कहते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में डेटा एकत्र करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि हाँ, अब काफ़ी हो गया, अब मैं शोध प्रबंध लिख सकता हूँ। तब फिर आपको सारा डेटा, यानी जो सारी सामग्री आपने, सारा लिटरेचर जो आपने इकट्ठा किया है, उसको आपको शोध प्रबंध में परिवर्तित करना होता है। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। सामग्री की व्यवस्था कैसे हम करें, कैसे उसको कैटेगराइज करें, कालानुक्रमिक, जैसे अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो उसको कालक्रम के अनुसार लगाइए, दूसरे विषयों के विद्यार्थी हैं तो उसमें जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से कीजिए। अब जैसे सामयिक है, कंटेम्पररी है या अन्य मानदंड जो कुछ भी हैं, आपका सुपरवाइज़र आपको बताएगा, उसके अनुसार आप अपनी सामग्री की व्यवस्था करें। आपने शोध प्रश्न या परिकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आपका शोध प्रश्न या परिकल्पना जो होती है, जिसे आप हाइपोथेसिस कहते हैं, तो उसको स्पष्ट रूप से आप परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपका सुपरवाइज़र आपकी मदद करेगा। स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी कि जिस सामग्री के जरिए आप अपना प्रोजेक्ट लिखने जा रहे हैं वो सामग्री कितनी विश्वसनीय है, क्या वो बायस्ड है। बहुत सारी सामग्री जो है बायस्ड होती है, यानी किसी के फेवर में लिख दी गई, किसी को जानबूझ करके नीचा दिखाने की कोशिश की गई, तो या किसी गलत बात को सही सिद्ध करने का प्रयास किया गया, सही बात को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया गया, तो इसे कहते हैं बायस। तो बायस नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ रेलेवेंट होना चाहिए। जो चीज़ आप जो सामग्री आपने एकत्र की है वो इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए।
मित्रों, प्रारंभ में भी मैंने ये कहा कि प्रोजेक्ट लेखन जो है वो एक रचनात्मक गतिविधि है। तो ये काफ़ी हद तक एक एकल प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं सोलो, यानी कि आपको अकेले काम करना होता है। यहाँ कोई टीम नहीं काम कर रही है, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं। ये माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अकेले ही काम करना होता है अपने सुपरवाइजर की सहायता से। किंतु यह आपके लिए बौद्धिक जगत में प्रवेश करने का, अपना प्रभाव छोड़ने का एक अवसर है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आप क्या सोचते हैं किसी समस्या के बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो यहाँ बताने के लिए आपको अवसर मिलेगा। आप अपने लॉजिक दीजिए, आप अपने तर्क दीजिए, अपने प्रमाण प्रस्तुत कीजिए और अपनी बात को प्रूव कीजिए। यदि आप इस रचनात्मक आयाम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप इस प्रक्रिया का अधिक आनंद उठा पाएंगे। अन्यथा तो वही है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, यहाँ से उठाइए वहाँ से उठाइए, बाइंड करके रख दीजिए। ऐसा नहीं करना है। कुछ ठोस लेकर के आइए, कुछ कंक्रीट लेकर के आइए, कुछ लगे कि हाँ इसमें कुछ नया है, ऐसा पहले किसी दूसरे ने नहीं लिखा, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ये एक अवसर है आपको ह्यूमन आइडियाज़ का या मानवीय विचारों का हिस्सा बनने का। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आइडियाज़। ये आपके लिए एक अवसर है कि आप मानवीय विचारों का हिस्सा बने। शोध प्रबंध लिखने में उन शोधकर्ताओं और विचारकों के विचारों से सहायता मिलती है जो पहले शोध कर चुके हैं और भविष्य के छात्रों के लिए नींव रखने में मदद करते हैं। यानी कि पहले जिन लोगों ने शोध किया है, आप उनसे सहायता मिलेगी। आपके जो सेकेंडरी सोर्सेज जितने सारे हैं, आप उनकी मदद लीजिए, लेकिन उनका नाम लिखना मत भूलिए अपने शोध प्रबंध में, यानी अपने प्रोजेक्ट में उनका नाम, उनको साइट अवश्य कीजिए, उनका रेफरेंस अवश्य दीजिए, उनका संदर्भ अवश्य दीजिए, नहीं तो वो बौद्धिक चोरी हो जाएगी और नैतिकता के विरुद्ध होगी। शोध में, प्रोजेक्ट लिखना एक शोध है, तो शोध में दो बातें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो बौद्धिक चोरी नहीं करनी है, दूसरा आपको नैतिक मानदंड का स्तर उच्च रखना है। मित्रों, एक अच्छे अनुसंधान परियोजना की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? तो गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आप बिना प्लान के, बिना योजना के कोई काम करेंगे तो केवल एक इच्छा ही आपकी रह जाएगी, काम नहीं होगा। तो एक व्यापक अनुसंधान योजना विकसित करें, आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करें, यानी आप क्या करने जा रहे हैं। तो जो आपका प्रोजेक्ट है उसका शीर्षक या शोध का जो विषय है एकदम स्पष्ट होना चाहिए और प्रबंधनीय विषय चुने, यानी ऐसा विषय न ले लें जो कि पूरा ही ना हो पाए। तो एक विषय चुनते समय आप ये बात आप ध्यान में रखें कि आप ऐसा विषय चुनें जिसे आप पूरा कर सकें। अच्छी संरचना और उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो प्रारूप है वो अच्छे ढंग से आप तैयार करें। अच्छा शोध डिजाइन तैयार करें। प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं उनके समायोजन का उपयोग करें। संदर्भ में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेज पे एक संदर्भ है या दो संदर्भ है, दूसरे पेज पे कुछ है ही नहीं है, तीसरे पे कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संदर्भ में एक रूपता होनी चाहिए और निष्कर्ष आपका जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। निष्कर्ष में आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। निष्कर्ष नकल करके नहीं लिखी जाती। आपने जो अनुसंधान किया, आपने जो लिखा, उसका कंक्लूजन क्या आता है वो आपको ही देना है। मित्रों, एक चीज़ का और ध्यान रखें। आप देखिए साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे व्याकरण के चिन्ह होते हैं। इसमें बहुत सारे चिन्ह कुछ मैंने दिए हैं, कुछ छूट गए होंगे। तो व्याकरण, विराम चिन्ह अकादमिक लेखन की परंपरा है। कई बार क्या होता है, एक कॉमा अगर हट गया तो उससे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। कई बार क्या होता है कि ये आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो पता ही नहीं चलता सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है। कुछ चीज़ें इन्वर्टेड कॉमाज में लिखनी है, कुछ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कहीं आप जो है हाइफन का उपयोग करते हैं, कहीं प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से कहीं किसी चीज़ को आपको बड़ा दर्शाना है या छोटा दर्शाना है, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इस तरह की भी आजकल कंप्यूटर वगैरह के ज़माने में बहुत सारे जो है हैशटैग है या @ है, इस तरह के जो है कहीं प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। जो भी विराम चिन्ह हैं उन सब का प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त शब्दावली का चयन करें जो दोनों लिंगों के साथ समान व्यवहार करती हो।
प्रथम पुरुष में लिखने का प्रयास कीजिए, उससे गलतियां कम होंगी आपको। खास करके अंग्रेजी में लिखने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में लिखें, वो ऐसी शैली में लिखें जो आपके विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से संप्रेषित करे, जो आपकी शोध प्रविधि के लिए उपयुक्त हो। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं कुछ, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो भाषा सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, अच्छी शैली होनी चाहिए और पंक्चुएशंस वगैरह का पूरा प्रयोग उसमें होना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, लेआउट प्लान जो बनाते हैं, तो अपना शोध प्रबंध टाइप करना शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। यानी कि जब आपने लिख लिया, रफ ड्राफ्ट बना लिया, अपने सुपरवाइजर से चेक करा लिया, तो उसके बाद आप कुछ बातों पर विचार करें। जैसे मुख्य पाठ आपका क्या है, लेआउट के लिए आपने फॉन्ट का आकार क्या चुना है, आपकी स्टाइल कैसी है, आपके शीर्षक जो हैं, जो हेडिंग्स वगैरह हैं और जो सब हेडिंग्स हैं, उप शीर्षक हैं, उनके लिए आपने फॉन्ट का आकार क्या चुना है। बुलेट्स का प्रयोग आप जो है करें कुछ चीज़ें दर्शाने के लिए, या संख्यात्मक प्रणाली का उपयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 आप करते हैं। उद्धरणों, तालिकाओं, आंकड़ों की आवृत्ति पर आप ध्यान दें और साथ ही साथ संदर्भों को सूचीबद्ध करना, एक बिब्लियोग्राफी अंत में शामिल करना, अगर आवश्यक हो तो परिशिष्ट वगैरह भी लगाइए। अब जैसे संदर्भ ये साइड में आप देख लीजिए कैसे लगाए जाते हैं, तो ये होना आवश्यक है। अपने पाठक को शोध प्रबंध की संरचना को समझने में मदद करने के लिए शीर्षकों के उपयोग पर सावधानी पूर्वक आप विचार करें। और यानी हेडिंग्स, कई बार क्या होता है आप लिखते चले जाते हैं, 2 पेज लिख लिया, उसमें कोई हेडिंग ही नहीं है, कोई सब हेडिंग ही नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि है क्या, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आप एक एक पैरा, 2 पैरा के बाद आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स वगैरह देते रहें तो रुचि बनी रहती है। यह चर्चा के लिए पर्याप्त मात्रा में संख्यात्मक डेटा उपलब्ध हो तो एक तालिका का उपयोग भी आप कर सकते हैं। खास करके जो हमारे इकोनॉमिक्स वगैरह के बच्चे हैं या और भी बच्चे हैं, साइंस वगैरह के बच्चे हैं, उनको बहुत सारे ग्राफ्स, डायग्राम्स, डेटा, न्यूमेरिकल्स, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, इनके जरिए अपनी बात करनी चाहिए। सोशल साइंसेज में भी कई बार संख्यात्मक डेटा को प्रस्तुत करने के लिए तालिका का उपयोग किया जाता है। कई बार बहुत सारी बातों को आप चार्ट के माध्यम से एक पेज में बता सकते हैं, तो आप उनका उपयोग कीजिए। जहां आवश्यक हो वहाँ चित्र वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो शोध प्रबंध या प्रोजेक्ट के मुख्य पाठ में उद्धृत सभी संदर्भों को ग्रंथ सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यानी अंत में आपको एक बिब्लियोग्राफी लगानी आवश्यक है, बिब्लियोग्राफी अवश्य लगाइए। तो शोध प्रबंध की सही समझ के लिए परिशिष्ट जो है भी थीसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर प्रोजेक्ट वगैरह में परिशिष्ट नहीं लगाया जाता। जब आप कोई पीएचडी वगैरह कर रहा है या एमफिल वगैरह कर रहा है तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कई बार परिशिष्ट लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट में अगर बहुत ही आवश्यक हो तब आप लगाएं और आखिरी मिनट के तनाव से बचने के लिए अपनी शोध योजना और समय सीमा का पालन करें। ये नहीं कि मैं कर लूँगा, जैसे आपने प्रोजेक्ट ले लिया आज फिर ये सोचे कि कर लूँगा तो 10 दिन में कर लूँगा, पता चला 3 महीने आपने बिता दिए फालतू, ना आपका मटेरियल कलेक्ट हुआ, ना आप कुछ नहीं, कोई योजना नहीं बनी आपकी, कुछ भी नहीं हुआ जो बातें मैंने ऊपर कही, तो फिर आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए समय सीमा का ध्यान रखें कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, कितने दिन में अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसी के हिसाब से अपनी शोध योजना बनाइए। आप लचीले रहें, फ्लेक्सिबल रहें। कई बार क्या होता है कि आपने 2 पन्ना टाइप करा लिया, फिर अचानक आपको ध्यान में आया कि अरे नहीं ये चीज़ तो रह गई, फिर आप ये सोचने लगें कि अब मैं इतना पैसा खर्च कर दिया, अब इसको कैसे फाड़ूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आवश्यक है तो उसको इंक्लूड कीजिए। फिर से आपको लिखना पड़े 1-2 पेज तो आप फिर से लिखिए, उसमें आलस्य न करें, जिससे आपका शोध प्रबंध जो है, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। नई बातें अगर आपके ध्यान में आती हैं आखिरी समय तक तो आप उसको समायोजित करें। देखिए एक चीज़ और है जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो प्रारंभिक पृष्ठ और जो परिचय है आपका, जैसे देखिए साइड में मैंने दिया प्रीफेस, एक आपको लिखना चाहिए। प्रारंभिक पृष्ठ आपका जो है, जो आपका प्रीफेस हो या जो आप अपनी बात कहें, 2 शब्द कहें, प्रार्थन कहें, तो उसमें आपके जो
प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का एक सारांश उसमें आ जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरिए आप। शोध का संदर्भ, शोधकर्ता की पृष्ठभूमि, शोध कहाँ और क्यों किया जा रहा है, शोध के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, ये सब बातें आप उसमें प्रस्तावना में अपने दे सकते हैं। अब साहित्य की समीक्षा जब आप लिखने लगते हैं तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आप देखते हैं कि पहले से कितना साहित्य है हमारे पास, बाकी हमने क्या कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्राथमिक स्रोत शामिल हो सकते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या हैं, जैसे सामयिक रिकॉर्ड, गोपनीय रिपोर्ट। देखिए प्राइमरी सोर्सेज जिन्हें कहते हैं प्राथमिक स्रोत को, और इनके ऊपर आधारित जो भी रिसर्च होता है वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। तो इनके अंतर्गत जो सोशल साइंसेस के विद्यार्थी हैं वो इनकी मदद ले सकते हैं। समसामयिक रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट, सार्वजनिक रिपोर्ट, सरकारी रिकॉर्ड, डायरी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण रिपोर्ट, पत्र, आत्मकथाएं, संस्मरण, भाषण, जनता की राय, लोक कथाएं, कहावतें, दृश्य, फिल्में, यानी कि जो ऑडियो विजुअल पिक्चर्स उपलब्ध हैं, पेंटिंग हैं, तस्वीरें हैं, और जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। द्वितीयक स्रोत जिसे कहते हैं, जैसे शोध लेख, प्रसिद्ध लेखकों के लेख आदि, बहुत सारी पुस्तकें लाइब्रेरीज में जो आपको मिल जाती हैं, तो ये सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रासंगिक साहित्य को विभाजित और उप विभाजित करना आपको आना चाहिए। विभिन्न प्रकार के साहित्य, विभिन्न स्रोतों और इंटरनेट से साहित्य का चयन करना, साहित्य कितना पुराना है, कितना उपयोगी है, कितना ऑथेंटिक है, यानी कितना विश्वसनीय है, तो इन सब की समीक्षा आपको करनी होगी। जो भी आपके लिए साहित्य या लिटरेचर यानी जो सामग्री है वो प्रासंगिक है उसको अलग कर लीजिए, जो अप्रासंगिक है उसको अलग कर दीजिए। उनको कैटेगराइज करना, उनको एनालाइज करना, यानी उनका वर्गीकरण करना, उनका विश्लेषण करना और उनको इंटरप्रेट करना, यानी उनकी व्याख्या करना, ये आपको आना चाहिए। मित्रों, जिस प्रक्रिया से डेटा एकत्र किया जाता है उसे शोध प्रविधि कहा जाता है या रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। तो शोध प्रविधि की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। एक शोधकर्ता को ऐसी शोध पद्धति अपनानी चाहिए जो थीसिस के उद्देश्यों को पूरा करती हो। अब बताएं आप डेटा कैसे एकत्र करेंगे। तो कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें, जैसे मुझे डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। आप साइड में देखिए, आप ये सिंधु घाटी से मिले हुए कुछ बर्तन हैं। मान लीजिए हम एकदम एंशिएंट पीरियड पे काम कर रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पे, तो वहाँ पे आप कैसे कहाँ से डेटा एकत्र करेंगे। तो उसके लिए तो आपको जो पुरातात्विक स्रोत हैं वही देखने पड़ेंगे। मैं किस प्रकार डेटा एकत्र करने का निर्णय लेता हूँ और क्यों। मैं डेटा उपलब्ध कराने के लिए मैंने किससे कहा था, क्यों कहा था। डेटा एकत्र करने के लिए मैंने किन व्यवस्थाओं का उपयोग किया। लाइब्रेरी में गया, आर्काइव्स में गया, सर्वे किया, इंटरव्यू लिया, और क्या क्या मैंने किस तरह से मैनेज किया डेटा एकत्र करने को। उन व्यवस्थाओं को मैंने क्यों चुना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने डेटा का विश्लेषण कैसे किया, मैंने निष्कर्षों का प्रसार कैसे किया। ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से ही पूछने होंगे। प्रत्येक शोधकर्ता को अपने आप से ही पूछने होंगे, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। साथियों, प्रोजेक्ट लेखन मैंने शुरू में ही बताया कि एक अकादमिक लेखन है, एक कला है, परिश्रम और ज्ञान से आती है। और अपनी स्वयं की शैली विकसित करें, कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें। योजना एवं तार्किक व्यवस्था, यानी कि अच्छा आप प्लान बनाएं, उसमें अपने लॉजिकल रूप से आप लिखें। पूरे शोध प्रबंध में रोमांचक और प्रभावी शुरुआत और निरंतरता होनी चाहिए, यानी जिसे कहते हैं ना धांसू शुरुआत होनी चाहिए एकदम, कि पहली लाइन से ही आपका जो पाठक है वो प्रभावित हो जाए, आपका एग्जामिनर प्रभावित हो जाए। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका अप्रोच जो है एनालिटिकल होनी चाहिए, कि केंद्रीय विषय पर से दृष्टि ना हटाएं, यानी जो आपने टॉपिक चुना है, जो आपका विषय है, उस पर आप फोकस रखें। ये ऐसा नहीं कि अनर्गल बातें लिखते जाएं और जो केंद्रीय विषय है, जो सेंट्रल जो आपकी थीम है, उससे नज़र हट जाए आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वकील की तरह काम को पूरा करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ें। जैसे वकील है, तरह तरह के तर्क वितर्क करता है, तरह तरह के प्रमाण इकट्ठा करता है, तो उसी तरह से आपको भी काम करना है। विवादों को सुलझाइए, अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाइए, सामान्यीकरण न करें और नए विचार विकसित करें। किसी चीज़ को लेके कभी कभी विवाद हो जाता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिस पर दो राय होती हैं,
चार राय होती हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो ऐसी स्थिति में विवादों का सुलझाएं, सामान्यकरण न करें। जैसे अब किसी जाति विशेष के बारे में कह दिया गया कि वो डाकू होते हैं, ऐसा नहीं है, डाकू तो हर जाति में है। तो ऐसा ना करें कि हाँ वो डाकू होते हैं, तो ये सामान्यकरण हुआ, ऐसा ना करें, सही निष्कर्ष निकालें, नए विचार विकसित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो हमारे विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट लिखने में मदद करेगी, सहायता करेगी, उनको प्रेरणा देगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, शुभ दिवस।